चलिए आज इतिहास के उन पन्नों को पलटते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर पर लगभग 300 साल तक राज किया। ये कहानी है मुगल साम्राज्य की, एक ऐसी ताकत जिसने कला, संस्कृति और शासन को हमेशा के लिए बदल दिया। सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी ताकत इतनी थी कि उस समय दुनिया की कुल अर्थव्यवस्था का 1/4 हिस्सा यानी 25% उसके हाथ में था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये मुगलों की आर्थिक समझ और उनके मजबूत शासन का जीता जागता सबूत। उस दौर में हिंदुस्तान की समृद्धि का आलम यह था कि जब यूरोप से लोग यहाँ आते थे तो यहाँ की दौलत और शानो शौकत देखकर सचमुच उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती थीं। ये उनकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अमीर भारत आ गए। मुगल साम्राज्य की नींव तो बाबर और हुमायूं ने रख दी थी, लेकिन इस कहानी का कह सकते हैं कि असली ब्लॉकबस्टर दौर शुरू होता है तीसरे बादशाह अकबर के साथ। और ये कहानी एक ऐसे सम्राट की है जो पढ़ा लिखा तो नहीं था, पर उसकी समझ और दूर की सोच ने इतिहास बना दिया। सोच कर देखिए, सिर्फ 13 साल की उम्र और कंधों पर एक बिखरते हुए साम्राज्य को संभालने की जिम्मेदारी। लेकिन अपने संरक्षक बैरम खान के साथ मिलकर अकबर ने 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई में एक ऐसी जीत हासिल की जिसने सब कुछ बदल दिया। और उस जीत के बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखिए। अकबर एक बात बहुत अच्छी तरह समझ चुका था कि हिंदुस्तान जैसे देश पर सिर्फ ताकत के दम पर राज नहीं किया जा सकता। इसीलिए उसने राजपूतों के साथ रिश्ते बनाए, उनसे दोस्ती की और एक बहुत बड़ा कदम उठाते हुए गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया। जजिया था क्या? असल में ये एक तरह का टैक्स था जो गैर मुस्लिम लोगों को इस्लामी राज्य में अपनी सुरक्षा के बदले देना पड़ता था। अकबर का इसे हटाना एक साफ इशारा था कि उसकी नजर में सभी धर्म बराबर हैं और वो सबको साथ लेकर चलना चाहता है। अकबर की समझ सिर्फ उसकी नीतियों में नहीं, बल्कि सही लोगों को चुनने में भी थी। उसके दरबार में 9 ऐसे असाधारण लोग थे जिन्हें हम नवरत्न के नाम से जानते हैं। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी के लिए, तानसेन अपने संगीत के लिए और राजा टोडरमल अपने फाइनेंशियल सुधारों, खास तौर पर मनसबदारी सिस्टम के लिए जाने जाते थे, जिसने साम्राज्य को एक मजबूत ढांचा दिया। अकबर के बाद जो दौर आया वो कला, संस्कृति और बेमिसाल इमारतों का दौर था। और इस दौर के 2 सबसे बड़े नाम थे, जहांगीर और शाहजहां। का बेटा था सलीम, जिसे हम जहांगीर के नाम से जानते हैं, और उसका मिजाज अपने पिता से थोड़ा अलग था। उसे जंग के मैदानों से ज्यादा दिलचस्पी कला और इंसाफ में थी। उसकी पहचान तलवार से ज्यादा मुगल पेंटिंग और उसके इंसाफ के तरीकों से बनी। इंसाफ के लिए एक ऐसा सिस्टम बनाया जो आज भी हैरान कर देता है। आगरा के किले के बाहर सोने की एक जंजीर लगवाई जिसमें 60 घंटियां थी। कोई भी आम इंसान जिसे लगता था कि उसके साथ नाइंसाफी हुई है, वो जाकर उस जंजीर को खींच सकता था और उसकी सुनवाई सीधे बादशाह करते थे। कमाल है ना? जहांगीर के बाद तख्त पर आया उसका बेटा खुर्रम, जिसे दुनिया शाहजहां के नाम से जानती है। एक ऐसा बादशाह जिसके बारे में कहा जाता है कि उसने संगमरमर में कविता लिख दी। उसकी बनाई हुई इमारतें आज भी दुनिया भर में मशहूर। इसके दौर को यूं ही आर्किटेक्चर का गोल्डन एज नहीं कहते। अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनाया गया ताजमहल, दिल्ली का शानदार लाल किला, जामा मस्जिद और वो मशहूर तख्ते ताऊस जिसमें बेशकीमती कोहिनूर हीरा जड़ा था, ये सब शाहजहां की ही देन। सोचिए, जिस बादशाह ने इतनी खूबसूरत इमारतें बनवाई, उसका अपना अंत कितना दर्दनाक था। उसके अपने ही बेटे औरंगजेब ने उसे आगरा के किले में कैद कर दिया और वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिन उसी कैद से अपनी सबसे प्यारी रचना ताजमहल को देखते हुए गुजारता रहा। कहानी का रुख एक ऐसे बादशाह की तरफ मुड़ता है जो शायद मुगल सल्तनत का सबसे जटिल और विरोधाभासी किरदार था। औरंगजेब वो सबसे ताकतवर भी था और शायद सबसे कट्टर भी। औरंगजेब को समझना आसान नहीं है। एक तरफ वो अपनी निजी जिंदगी में इतना सीधा साधा था कि लोग उसे जिंदा पीर कहते थे। वो सरकारी खजाने से अपने ऊपर 1 पैसा खर्च नहीं करता था, टोपियां सिलकर अपना गुजारा करता था। और दूसरी तरफ वही औरंगजेब था जिसने गद्दी के लिए अपने भाइयों का बेरहमी से कत्ल करवा दिया। औरंगजेब की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी थी और इसी के चलते मुगल साम्राज्य ने अपना सबसे बड़ा फैलाव उसी के दौर में देखा। उसने दशकों तक चले दक्कन अभियानों के जरिए दक्षिण भारत को भी जीत लिया, जो उससे पहले कोई मुगल बादशाह नहीं कर पाया। लेकिन यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा लेकिन आता है। जहां अकबर ने जोड़ने पर जोर दिया, वहीं औरंगजेब की कुछ नीतियों ने साम्राज्य में दरारें डालनी शुरू कर दी। उसने जजिया टैक्स दोबारा लगा दिया
और उसकी सख्त धार्मिक नीतियों की वजह से मराठा, सिख, राजपूत सब उसके खिलाफ उठ खड़े हुए। इसका नतीजा ये हुआ कि उसका जो इतना लंबा शासन था वो लगभग पूरा का पूरा इन बगावतों को कुचलने में ही निकल गया। उसने साम्राज्य को फैला तो दिया, लेकिन उसकी जड़ें अंदर से खोखली कर दी। 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही महान मुगलों का ये शानदार दौर खत्म हो गया। तो सवाल उठता है कि ये साम्राज्य आखिर हमारे लिए छोड़ गया। यकीन मानिए, मुगलों का असर आज भी हमारी जिंदगी में घुला मिला हुआ है। जब हम बिरयानी या कबाब खाते हैं, जब हम उर्दू के खूबसूरत शब्द सुनते हैं या कश्मीर के शालीमार और निशात बाग की तस्वीरें देखते हैं, तो हम असल में मुगलों की विरासत को ही जी रहे हैं। तो आखिर में हमारे सामने दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक तरफ अकबर का रास्ता था, सबको साथ लेकर चलने का, विश्वास बनाने का, और दूसरी तरफ औरंगजेब का रास्ता था, सख्त अनुशासन का, विस्तार का और धार्मिक कट्टर। और ये हमें आज के लिए एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर किसी देश या किसी बड़ी कंपनी को चलाना हो तो लंबे समय तक कामयाब रहने के लिए कौन सा रास्ता बेहतर है? अकबर वाला जो सबको जोड़ता है, या औरंगजेब वाला जो अनुशासन पर जोर देता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास से निकलकर आज भी हमारे सामने खड़ा है।